नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली डिस्कस करते हैं एडिटोरियल सेशन, जिसके माध्यम से हम लोग अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी वोकेबलरी स्किल्स को, बहुत सारे करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। तो आज भी हम ऐसा ही सेशन आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज़ एडिटोरियल सेशन। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड टू गेट दी PDF ऑफ दिस वीडियो यू कैन रीच आउट टू मी, दैट इज़ डिस्कस विद JM सर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कस विद JM सर। यहाँ पर आप अपनी जितनी भी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। विदाउट स्पेस सर्च इंजन में आपको डालना है डिस्कस विद JM सर। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस आज के सेशन को। तो ये जो आपका एडिटोरियल है वो बेसिकली कौन से एडिटोरियल पर है, हेडिंग क्या है? ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूजिंग स्टेट, या बोल सकते हैं कन्फ्यूज़न है और टेंशन है। टेंशन है मतलब कि चीज़ें सही नहीं हैं। कन्फ्यूज़न है और टेंशन है, और ये वर्ड यूज़ किया जाएगा जब दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिश्ते ना हो और स्थिति खराब हो रही हो, तो ट्रबल्ड वाटर्स कहा जा रहा है। ऑन दी टेंशंस, तो किस टेंशंस को लेकर के? चाइना और फिलीपींस की टेंशंस को लेकर के। चाइना शुड अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब उसे अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत का सहारा लेना चाहिए। टू रिजॉल्व, ठीक करने के लिए। डिस्प्यूट्स यानी कि मतभेद। विद नेबर्स, तो जो डिस्प्यूट्स हैं चाइना और फिलीपींस को के बीच में, उन डिस्प्यूट्स को ठीक करना चाहिए डायलॉग के माध्यम से। तो ये टॉपिक है। और इससे पहले कि हम लोग पैराग्राफ के ऊपर जाएं, हम लोग जानते हैं वोकेबलरी क्या है। तो पहला वर्ड है सोर। तो सोर का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो सोर का मतलब होता है स्काई रॉकेट होना, यानी कि एकदम से बढ़ना। टू इंक्रीज रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है अचानक से, एकदम से। इन अमाउंट, साइज और इंटेंसिटी, किसी भी मात्रा, साइज विस्तार और इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में बढ़ना, तो उसको बोलते हैं सोर। टू फ्लाई और राइज हाई इन द एयर, तो सोरिंग को आप टू फ्लाई भी बोलते हैं। कोई चीज़ जब हवा के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तो उसे भी SOAR वर्ब से बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम है इसके स्काई रॉकेटेड, क्लाइम्ड और एलिवेटेड। और एंटेनिम्स हैं डिसेंडेड यानी कि नीचे की डायरेक्शन में आना, प्लमेटेड और लिखा है इसमें डिक्लाइंड। इसमें एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, कम होना। सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट सोड, तो नए प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। आफ्टर द मार्केटिंग कैंपेन, जब मार्केटिंग उसके ऊपर की गई तो उसकी सेल्स डेफिनेटली बढ़नी थी। मार्केटिंग के बाद में किसी भी चीज़ का जो सेल्स होता है वो बढ़ता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है अंधाधुंध, यानी कि रैश। इट रेफर्स टू एक्टिंग और प्रोसीडिंग इन अ केयरलेस और थॉटलेस मैनर। जब आप आगे बढ़ते हैं केयरलेसली और थॉटलेसली, मतलब बिना सोचे समझे जब आप किसी चीज़ के अंदर हेस्टिली आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रेकलेस। विदाउट रिगार्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, की परिणाम क्या होंगे ये सोचे बिना आप जब आगे बढ़ते हैं और थॉटलेसली प्रोसीड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेकलेसली आगे बढ़ना। रेकलेस के सिनोनिम्स हैं केयरलेस, रैश और इररेस्पॉन्सिबल। बोलते हैं ना, रैश ड्राइविंग हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अंधाधुंध ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है। एंटोनिम्स आपके सामने है, कॉशियस यानी कि अलर्ट, चौकन्ना होना, प्रूडेंट, केयरफुल, मेटिकुलस। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो मेटिकुलस। एक वर्ड ऐड करेंगे आप, पेन्स टेकिंग, PAINSTAKING, पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग का मतलब ये होता है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, अलर्ट होना, ALERT। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिज रेकलेस ड्राइविंग, देखा रेकलेस ड्राइविंग आ गया। उसकी रेकलेस ड्राइविंग के कारण लेड टू अ सीरियस एक्सीडेंट, तो काफ़ी ज़्यादा घातक एक्सीडेंट हो गया उनका। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई होगी बात। अगला वर्ड आपके सामने रेनफोर्स करना। जब आप किसी चीज़ को रेनफोर्स करते हैं तो इसका मतलब आप उसको मजबूत बना रहे हैं। टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, जितना वो पहले मजबूत था उससे ज़्यादा आप
स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ एफर्ट्स डाल करके। इट मीन्स टू स्ट्रेंथन और सपोर्ट समथिंग, ठीक है। ऑफन बाय एडिंग मोर मटेरियल, किसी मटेरियल को आप ऐड कर रहे हो, रिसोर्सेज को, संसाधनों को और एविडेंस को ऐड करके आप किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग जब बनाते हैं तो इसे आप रेनफोर्स करना कहते हैं। सिनोनिम्स आपके सामने स्ट्रेंथन करना, बोल्स्टर करना, फोर्टिफाई करना, मजबूत बनाना। ओके, एक वर्ड और ऐड करते हैं, बटरेस। तो जो वोकेबलरी गाइज आप लोग डेली सीखते हो ना, उसके अंदर ना आप अपने नोट्स खुद से बनाएं और वो वर्ड्स डेली रिवाइज किया करो, और जो जो नए वर्ड्स आपके सामने आते हैं उनको उसके अंदर ऐड करते जाया करो। एंटोनिम्स है वीकन यानी कि कमज़ोर करना किसी चीज़ को, अंडरमाइन करना, डेबिलिटेट करना या डीजेनरेट करना, डीजेनरेट करना। ओके, ये सारे के सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स। हमारे सामने एग्जांपल है, द टीचर यूज्ड एडिशनल एग्जांपल्स, टीचर ने एक्स्ट्रा उदाहरणों का इस्तेमाल किया, टू रेनफोर्स द कॉन्सेप्ट, ताकि कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सोवरेनिटी, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है, यू कैन से कि एकाधिकार, आपके पास में जो कंट्रोल में चीज़ है उसके अंदर कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सपोज करो एक स्टेट है और स्टेट के अंदर जो भी डिसीजंस हैं वो एक ही पर्सन ले रहा है, दूसरी स्टेट का पर्सन उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो दैट इज सोवरेनिटी। ओके, तो इट रेफर्स टू सुप्रीम पावर और वी कैन से अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है, अधिकार, ओवर अ टेरिटरी और पॉलिटिकल एंटिटी, मतलब किसी भी टेरिटरी यानी कि किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी पॉलिटिकल फॉर्म पर एकाधिकार होना, दैट इज सोवरेनिटी। इट कैन ऑल्सो डिनोट, ये और डिनोट कर सकता है, ये इशारा कर सकता है, द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट की इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री अथॉरिटी टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, यानी कि कोई और पर्सन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको बोलते हैं आप सोवरेनिटी। सिनोनिम्स है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब होता है वो डिसीजंस खुद लेगी, कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीमेसी और अथॉरिटी, अथॉरिटी अपने आप में भी क्या है, इसका सिनोनिम है। एंटोनिम्स हो जाएंगे सब्जुगेशन यानी कि अधीन होना, किसी के अधीन होकर के काम करना। डिपेंडेंसी, किसी पर डिपेंड होकर के काम करना। कॉन्क्वेस्ट यानी कि जीत, अगर किसी पर्सन को जीत लिया गया है तो दैट इज, किसी चीज़ को जीत लिया गया है तो उसे कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया है, मतलब वो किसी चीज़ के अधीन आ गई है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, द कंट्री सोवरेनिटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पर वॉज रिकॉग्नाइज्ड किसके लिए आया है, सोवरेनिटी के आया है, के लिए आया है, बाय नेबरिंग नेशंस। तो कंट्री की जो अथॉरिटी थी वो जानते थे नेबरिंग नेशंस, यानी कि नेबरिंग नेशंस को पता था हम लोग उस कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग उस कंट्री की ही है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है भड़का देना। इट यूजुअली रेफर्स टू कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, मतलब कोई एकदम से भड़क गई है चीज़ तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, टिपिकली नेगेटिव, और नेगेटिव वर्ड ही है ट्रिगर। जब कोई चीज़ ट्रिगर होती है तो इसका मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई दंगे फसाद होने लगे हैं। ट्रिगर ड्यू टू समथिंग दैट रिमाइंड्स अ पर्सन ऑफ अ पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस उसने जैसा कि फील किया था उसको वो चीज़ याद आ गई है। और ड्यू टू अ पर्टिकुलर इवेंट और स्टिमुलस, या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से वो चीज़ हो गई है, वो चीज़ भड़क गई है, दैट इज ट्रिगर हो गई है। तो प्रोवोक करना किसी को यानी कि ट्रिगर करना होता है। इंसाइट करना, स्टिमुलेटेड, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ट्रिगर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे शांत करना, पेसिफाई करना। इसके साथ में आप लिख सकते हैं ट्रैंक्विलाइज करना, ट्रैंक्विलाइज करना। अगर आप किसी चीज़ को ट्रैंक्विलाइज कर रहे हैं इसका मतलब आप उसे शांत कर रहे हैं। सूद, एसवेज्ड यानी कि किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना, गुस्से को शांत करने की कोशिश करना, पेसिफाई कर देना। हिज इनसेंसिटिव कमेंट्स, उसके खराब कमेंट्स ट्रिगर्ड एंगर अमंग द ऑडियंस, तो उसके खराब कमेंट्स ने ट्रिगर कर दिया यानी कि भड़का दिया गुस्से को ऑडियंस के अंदर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी करना या उस एरिया में जाना जहाँ पर जाना वर्जित है यानी कि अलाउड नहीं है। सो इट रेफर्स टू एंटरिंग अ प्लेस, ये रेफर करता है किसी जगह पर जाना
और सिचुएशन या किसी सिचुएशन में एंटर करना वेयर वन इज नॉट वेलकम, जहां पर किसी पर्सन को वेलकम नहीं किया जा रहा, और नॉट सपोज टू बी, जहां पर उसे नहीं होना चाहिए, ऑफन विदाउट परमिशन और इनअप्रोप्रिएटली, मतलब बिना परमिशन के अगर कोई बंदा किसी जगह पर घुसता है उसे इंट्रूड करना बोलते हैं या इन्वेड करना बोलते हैं। इन्वेड इसका सिनोनिम है। तो एनक्रोच करना, ट्रेसपास करना और इन्वेड करना, मतलब अगर आप एनक्रोच कर रहे हैं किसी एरिया के अंदर तो इसका मतलब वहाँ पर आप इलीगली जा रहे हैं, ओके, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ट्रेस पास कर रहे हैं। ऐसा लिखा होता है, जो खाली ज़मीन होती है ना उस पर लिखा होता है ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड। ऐसा क्यों लिखा होता है? वो इसलिए ही लिखा होता है क्योंकि ट्रेस पासर्स जो होते हैं वो उन लोगों को कहा जाता है गाइस जो किसी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, राइट। तो ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड। तो ट्रेस पास करना, इन्वेड करना, एनक्रोच करना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे इंट्रूड के। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई होगी बात। एंटोनिम्स है रिट्रीट करना, यानी कि वापस चले जाना। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज रखना, और डिपार्ट का मतलब होता है वापस चले जाना। और इसके साथ में लिख सकते हैं डेजिस्ट, परहेज रखना, दूर रहना, रिफ्रेन, दूर रहना, परहेज रखना, ओके। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड ऑन दी प्राइवेट कन्वर्सेशन। मैं नहीं चाहता कि मैं प्राइवेट कन्वर्सेशन के अंदर दखल अंदाजी करूं। तो इंट्रूड के साथ में देखो ऑन का यूज़ किया है। इंट्रूड की प्रेपोजिशन क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। सो आई वॉकड अवे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। मैं नहीं चाहता था कि उनके प्राइवेट मामलों के अंदर दखल अंदाजी करूँ, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। सीज का मतलब होता है कन्फिस्केट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत बार आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं। सीज एक होता है सीज, SEIZE, ये कल के पैराग्राफ में भी मैंने आपको बताया था। एक वर्ड होता है CEASE, सीज। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुक जाना, और इसका मतलब होता है कन्फिस्केट, यानी कि जब्त कर लेना। जब्त कर लेना, जब किसी चीज़ को जब्त कर लिया जाता है, जब सरकारी कर्मचारी किसी चीज़ को जब्त कर लेते हैं, जब पुलिस वाले किसी एसेट्स को जब्त कर लेते हैं, तो उसके लिए सीज वर्ड यूज़ किया जाता है। टू टेक होल्ड ऑफ सडनली और एंड फोर्सिबली, धक्के से किसी का कंट्रोल ले लेना। टू ग्रास्प और ग्रैब, झपट लेना। और टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग फोर्सिबली और इफेक्टिवली। उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम्स हैं ग्रैब, कैप्चर और कन्फिस्केटेड, किसी चीज़ को छीन लेना। और एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके सामने, लेट गो कर देना, यानी कि रिहा कर देना, रेलिंक्विश, त्याग देना, रिलीज कर देना, छोड़ देना। द गवर्नमेंट सीज्ड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट ने कंपनी को जब्त कर लिया, उसका कंट्रोल हासिल कर लिया, ड्यू टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, फाइनेंशियल घपलों के कारण, ठीक है, पैसों के मामले में घपले हो रहे थे, सो इसके कारण गवर्नमेंट ने सीज कर लिया कंपनी का कंट्रोल, जब्त कर लिया कंपनी को। अगला वर्ड है डिटीरियोरेशन, यानी कि बिगड़ना। मतलब ये वर्ड यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई चीज़ बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, या वीक होने लगे, या बिल्कुल ही यू कैन से किसी पर्सन की तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है। फास्टिंग के बाद में हर हेल्थ डिटीरियोरेटेड, उसकी जो हेल्थ थी वो बिगड़ने लगी। डीजनरेट इसका सिनोनिम है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, खराब हो रहा है कोई चीज़, या डिक्लाइन हो रही है क्वालिटी, कंडीशन और वैल्यू ओवर टाइम। समय के अनुसार जब कोई चीज़ पुरानी होने लगती है या बिल्कुल ख़राब होने लगती है, उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगे, तो उसे आप डिटीरियोरेशन कहते हैं। इसका जो वर्ब निकल के आता है वो निकल के आता है डिटीरियोरेट, ओके। सिनोनिम्स हैं डिग्रेडेशन, डाउनटर्न, डिप्लीशन, एक और आप लिख सकते हैं डीजेनरेशन। डीजेनरेशन बिगड़ना या खराब होना। डिक्लिनेशन, ये आ गया यहाँ पर डिक्लाइनिंग, ठीक है। चलिए, और इसके एंटोनिम्स हैं इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, बेटर हो रही है। इन्हांसमेंट, ओके। और लिखा हुआ है एमिलियोरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। इसमें से वर्ब जो निकल के आता है वो निकल के आता है एमिलियोरेट, और एमिलियोरेशन जो है वो एक नाउन है। TION वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने, द कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन कंटिन्यू टू वर्सन, कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो ख़राब होने लगी,
लीडिंग टू अ रैपिड, रैपिड का मतलब अचानक से, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तेज, डिटीरियोरेशन इन इट्स स्टॉक वैल्यू, और जो उसकी स्टॉक वैल्यू थी वो क्या होने लगी, खराब होने लगी, वो भी बिगड़ने लगी। तो स्टॉक की जो वैल्यू थी वो भी कम होने लगी, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो वर्सन हो रही थी। अब वर्सन होने के सिनोनिम्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। वर्सन का मतलब होता है बद से बदतर होना, यानी कि एग्रावेट, और एक और वर्ड लिख रहा हूँ एग्जैजरबेट। इन दोनों वर्ड्स को स्टार मार्क कर लेना, इन दोनों का मतलब निकल के आता है बद से बदतर होना, खराब होना। और गाइज जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ भी रहे होंगे मेरे साथ साथ। मैं एक एक वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज दे करके पढ़ाता हूँ, तो आपका यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, तो इसका ये प्रीमियर लॉन्च होता है, जैसे कि आपको पता है सुबह 9 बजे हमारी क्लास होती है डेली ये, और फ्री क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल। सो आई रियली वांट यू, मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें गाइस, डेफिनेटली इन सारे के सारे सेशंस को देखने के बाद में कमेंट्स ज़रूर करेंगे आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और क्या चेंजेस आप चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ये ज़रूर हमें बताएं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब ट्रिगर होना, भड़काना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंसाइट करना, इन्फ्यूरिएट करना, राइल करना किसी को, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं ट्रिगर करना, ट्रिगर, भड़काना। एक वर्ड लिख रहा हूँ इसके साथ में फोमेंट। फोमेंट का मतलब ये होता है भड़काना। इट मीन्स टू डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि नोइंगली, नोइंगली। आप एनॉय कर रहे हो किसी को, यानी कि आप गुस्सा दिला रहे हो किसी को, एंगर कर रहे हो किसी को, इंसाइट कर रहे हो समवन टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, ताकि वो जान करके उस तरीके से बिहेव करे जिसमें आप उनको चाहते हो कि बिहेव करे। टिपिकली बाय सेइंग और डूइंग समथिंग दैट एलिसिट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। एलिसिट का मतलब जो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स लेकर के आता है, ओके, दैट गेट्स यू। एलिसिट्स का मतलब है टू गेट समथिंग दैट गेट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। आप भड़काते किसी को इसलिए हो ताकि उनको गुस्सा आए और वो इमोशन आपके सामने प्रकट हो, आप उन्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, तो उस गुस्से को एलिसिट करता है वो। एलिसिट का मतलब अपने पास में खींचता है। तो इंसाइट करना, इन्फ्यूरिएट करना और राइल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्लेकेट करना, किसी को शांत करना, एक वर्ड अभी बताया था मैंने आपको, पेसिफाई करना, पेसिफाइड लिखा हुआ आया था। मिटिगेट, कम करना। एलिविएट का मतलब ये होता है टू रिड्यूस समथिंग, कम करना। तो ट्रैंक्विलाइज वर्ड भी लिखवाया था मैंने आपको, ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज, ओके। एग्जाम्पल हमारे सामने है, ट्राइंग टू प्रोवोक हर इनटू एन आर्गुमेंट वॉज, बेसिकली आप उसको प्रोवोक कर रहे थे आर्गुमेंट के अंदर, इट वॉज नॉट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं था एक डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने का। आप उसे प्रोवोक कर रहे थे आर्गुमेंट के अंदर, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं था किसी भी चीज़ को सुधारने का। प्रोवोक करना कोई अच्छा तरीका नहीं होता किसी चीज़ को सुधारने का। उम्मीद करूँगा ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये वर्ड्स भी आप साथ में ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। गाइज टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कस विद JM सर विदाउट एनी स्पेस, ओके। नेक्स्ट इज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना। इट मीन्स टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग, ठीक है। इसके साथ में आप लिख लेंगे बीफ अप करना, यहाँ पर लिखते हैं बीफ अप, मजबूत करना, बीफ अप। टिपिकली बाय एडिंग एक्स्ट्रा मटेरियल और असिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। रेनफोर्स वर्ड आया था, स्टार्टिंग का पहला वर्ड क्या था, रेनफोर्स ही था। इन्हांस करना, स्ट्रेंथन करना, बीफ अप करना। अंडरकट कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, सबवर्ट कर रहे हो, तो डैमेज कर रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को ख़राब कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, डिटीरियोरेट कर रहे हो, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द गवर्नमेंट अनाउंस मेजर्स, तो मेजर्स का मतलब यहाँ पर कदम है, तो स्टेप्स। गवर्नमेंट ने कुछ कदम अनाउंस किए टू बोल्स्टर, सपोर्ट करने के लिए, द इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिसेशन, रिसेशन के दौरान जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है उसे मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदमों को अनाउंस किया। कोअर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल, यानी कि किसी काम को आप फोर्सफुली करवा रहे हैं या फोर्सफुली किसी पर थोप रहे हैं, उसको बोलते हैं कोअर्सिव।
यूजिंग फोर्स का इस्तेमाल करना, और थ्रेट्स, धमकियों का इस्तेमाल करना, टू परसुएट समवन, टू कन्विंस समवन, कन्विंस करने के लिए या मजबूर करने के लिए, टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, कि वो कुछ ऐसा करे जो उनकी विल यानी कि जो नहीं चाहते वो करने पर मजबूर हो जाए, दैट इज कोअर्सिव एक्शन लेना। फोर्सफुल इसका स्ट्रेट अवे सिनोनिम हो जाएगा इंटीमिडेटिंग, धमकाने वाला, कंपेलिंग, जो कंपेलिंग हो यानी कि फोर्सफुल हो। परसुएसिव इसका एंटोनिम है डिप्लोमेटिक और वॉलंटरी यानी कि विलिंग, कोई पर्सन विलिंगली वो काम कर रहा है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने, द नेशन रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्टेड का मतलब होता है सहारा लेना। कोअर्सिव मेजर्स, तो नेशन ने फोर्सफुल मेजर्स, फोर्सफुल कदमों को उठाना शुरू किया, टू सप्रेस, ताकि सब्जुगेट किया जा सके। सप्रेस का मतलब होता है सब्जुगेट करना, सब्जुगेट, अधीन बनाया जा सके। डिसेंट अमंग इट्स सिटीजन्स, ठीक है, ताकि डिसेंट जो है, डिसेंट का मतलब विरोध जो है लोगों के बीच में, सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में, उसे सप्रेस किया जा सके, ठीक है। तो नेशन ने क्या किया, कोअर्सिव मेजर्स का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आपके सामने है डायलॉग। डायलॉग का मतलब डाई का मतलब दो, जब दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है तो उसे आप डायलॉग कहते हैं। कन्वर्सेशन बोल रहे हैं, डिस्कशन बोल रहे हैं, डिस्कोर्स बोल रहे हैं। एक और वर्ड लिखते हैं पार्ले, PARLEY, या आप लिख सकते हैं नेगोशिएशन, नेगोशिएशन, ओके। सो ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स, स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, एम्ड एट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मतभेद को रिजॉल्व किया जा सके, और रीचिंग एन अंडरस्टैंडिंग, या किसी भी बात को समझा जा सके, तो उसे बोलते हैं डायलॉग। डायलॉग का मतलब हो गया कन्वर्सेशन, बातचीत। कन्वर्सेशन इसका सिनोनिम है डिस्कशन, डिस्कोर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक वर्ड है एंटोनिम इसका मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है खुद से बातें करना। सोलिलोक्वय, खुद से बातें करना, जहाँ पर एक ही बंदा इन्वॉल्व है, दूसरे वाला साइलेंट है। सोलिलोक्वय, साइलेंस है, कन्फ्रंटेशन है, दीज आर एंटोनिम्स। एग्जाम्पल आपके सामने, द टू कंट्रीज एंगेज इन अ डिप्लोमेटिक डायलॉग, तो दो कंट्रीज जो थे वो एंगेज हुए डिप्लोमेटिक डायलॉग के अंदर। डिप्लोमेटिक डायलॉग का मतलब कूटनीतिक वो बात करेंगे। टू एड्रेस, ताकि संबोधित किया जा सके, देयर डिफरेंसेस, जो उनके डिफरेंसेस हैं, जो उनके मन में बातें हैं, उनको संबोधित किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड, ताकि एक ऐसा ग्राउंड निकाला जा सके जो कि दोनों के लिए सही हो। ऑन द डिस्प्यूटेड इश्यूज, जो डिस्प्यूटेड इश्यूज थे उसके ऊपर। उम्मीद करूंगा बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, और बोल सकते हो जो हार्मलेस है। एक ऐसी अप्रोच जो हार्मलेस है, जो मतलब नुकसान ना पहुंचाए, वो बिनाइन अप्रोच है। बिनाइन अप्रोच है, जेंटल, काइंडली एंड हार्मलेस इन नेचर। समझ में आ गया? विदाउट कॉजिंग हार्म और डैमेज, जो आपको डैमेज ना पहुंचाए। तो दो प्रकार के कैंसर सेल्स होते हैं, एक बिनाइन, एक मेलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर सेल वो सेल होता है जो ठीक हो सकता है, और मेलिग्नेंट का मतलब हानिकारक, यानी कि मौत पक्की है, दैट इज मेलिग्नेंट। तो मेलिग्नेंट का मतलब हो गया हानिकारक। मेलीवोलेंट और हार्मफुल, एक वर्ड लिखते हैं डेट्रीमेंटल, हानिकारक। बेलफुल यानी कि हानिकारक। इंजूरियस, हानिकारक। हैजार्डस, हानिकारक। पेरिलस, ये सारे के सारे वर्ड्स हुए इसके एंटोनिम्स। ये साथ में जितने वर्ड्स लिखे हैं ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारे पास में जो सिनोनिम्स हैं, यानी कि हार्मलेस, माइल्ड, बेनेवोलेंट, और लिख सकते हैं इसके साथ में इनॉक्वस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। इनॉक्वस का मतलब होता है हार्मलेस, तो इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं। बेनेवोलेंट वो इंसान होता है जो दूसरों के लिए कुछ करता है, यानी कि परोपकारी होता है। बेनिफिसेंट, जैसे कि रतन टाटा बेनेवोलेंट इंसान है, वो एक ऐसे इंसान है जो अपनी इनकम का 70% डोनेट कर देते हैं। सो दैट इज बेनेवोलेंट किस्म के इंसान है वो। फिलएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं ऐसे इंसानों को, फिलएंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति के उद्धार के लिए काम करे, फिलएंथ्रोपिस्ट। गॉट इट? अगला जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, डॉक्टर रीएश्योर्ड द पेशेंट। तो डॉक्टर ने
श्योरिटी दिलाई पेशेंट को दैट द ट्यूमर अपीयर टू बी बिनाइन, कि जो ट्यूमर है वो बिनाइन हो चला है, वो अब घातक नहीं है, हानिकारक नहीं है, हार्मफुल नहीं है, पोजिंग नो इमीडिएट थ्रेट टू देयर हेल्थ, कि अब उनकी हेल्थ जो है वो खतरे से बाहर है, रिस्क में नहीं है। अगला वर्ड है प्ले डाउन। प्ले डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करके दिखाना और किसी चीज़ को इनसिग्निफिकेंट बताना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो पर उसको ये बताया जा रहा है कि वो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो उसको बोलते हैं प्ले डाउन, यानी कि वैल्यू कम कर देना किसी की। तो इट मीन्स टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट देन इट रियली इज, यूजली बाय डाउन प्लेइंग और मिनिमाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस। समझ में आ गया? उसकी इंपॉर्टेंस को कम बता करके। सिनोनिम्स है मिनिमाइज करना, डाउन प्ले करना, डिमिनिश करना, और एंटोनिम्स है एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। और आप लिख सकते हो हाईलाइट करना। एक और वर्ड लिखते हैं जो कि एम्फेसाइज करने का सिनोनिम है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, दैट इज अंडरस्कोर करना। अंडरस्कोर करना। गॉट इट गाइज? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। जो हमारे पास में एग्जाम्पल हैं, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यानी कि इसके बावजूद, द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई थी, गवर्नमेंट ने ट्राई किया टू प्ले डाउन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी की के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कम बताने की कोशिश की। अब हमारे पास में हेडिंग आ गई है ट्रबल्ड वाटर्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग पैराग्राफ के ऊपर आते हैं और समझते हैं पैराग्राफ में क्या है। टेंशंस बिटवीन, तो मतलब टेंशंस चल रही हैं बिटवीन किस किस के, चाइना एंड फिलीपींस। सोर्ड, सोर्ड का मतलब इंक्रीज हुई, किस चीज़ के बाद? आफ्टर मनीला। मनीला जो है वो फिलीपींस की कैपिटल है, और कैपिटल को देश की तरह रिप्रेजेंट भी किया जाता है, तो यहाँ पर फिलीपींस है। आफ्टर मनीला स्पोक ऑफ, स्पोक ऑफ का मतलब होता है उसके बारे में बताना, चाइनाज रेकलेस एंड इलीगल एक्शंस। ठीक है, तो टेंशन बढ़ गई जब मनीला ने, यानी कि फिलीपींस ने। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, फिलीपींस जो है अपने साथ में एस का यूज़ करता है, और वो कंट्रीज जिनके एंड में क्या आता है, एस आता है, वो अपने साथ में आर्टिकल दा लगाते हैं ज़रूर। तो नेदरलैंड्स के साथ भी क्या लगाएंगे? दा नेदरलैंड्स होता है, द नेदरलैंड्स होता है। ठीक है, चलिए, कि जब मनीला ने बोला चाइना के थॉटलेस और गैर कानूनी एक्शंस के बारे में इन दी साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना के एक्शंस हैं वो सही नहीं है, इलीगल है, तो टेंशंस बढ़ गई चाइना और फिलीपींस के बीच में जब मनीला ने, यानी कि फिलीपींस ने चाइना के रेकलेस एक्शंस के बारे में बताया। ब्लॉकिंग इट्स रीसप्लाई मिशन, तो यहाँ पर चाइना जो है वो रीसप्लाई मिशन को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है। मतलब सप्लाई कौन कर रहा है? फिलीपींस किसी चीज़ की सप्लाई को करने की कोशिश कर रहा है और उस सप्लाई को करने नहीं दे रहा इलीगली, ऐसा फिलीपींस ने चाइना पर आरोप लगाया है। अकॉर्डिंग टू द फिलीपीन कोस्ट गार्ड, इसके तहत इट्स बोट्स वर स्टॉप्ड, कि फिलीपींस की जो बोट्स हैं उनको रोक लिया गया था नियर सेकेंड थॉमस शोल। इस शोल वैसे होता है ग्रुप ऑफ फिश, तो बहुत सारी मछलियों को शोल कहा जाता है। तो इस जगह पर रोक लिया गया था वेयर अ ग्रुप ऑफ सेलर्स हैव बीन लिविंग ऑन बोर्ड अ वारशिप। तो एक वॉरशिप में वहाँ पर बहुत सारे जो सेलर्स हैं वहाँ पर रह रहे हैं। दैट वाज संक बाय द फिलीपीन फोर्सेस 25 ईयर्स एगो, जो कि संक मतलब कि डुबोई गई थी फिलीपीन फोर्सेस के द्वारा 25 साल पहले, टू रेन फोर्स, मजबूत बनाने के लिए, देयर सॉवरेनिटी, अपना एकाधिकार, अथॉरिटी क्लेम्स। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स रह रहे हैं। 25 साल पहले एक फिलीपीन फोर्सेस ने शिप को डुबो दिया था, तो उस शिप के अंदर, ठीक है, वो वहाँ पर रह रहे हैं और टेंशन का माहौल है। वन ऑफ द फिलीपींस बोट्स सफर्ड माइनर स्ट्रक्चरल डैमेज, तो बहुत सारी बोट्स फिलीपींस की थी, उनमें से एक बोट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज भी हुआ था। इन द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में द कोस्ट गार्ड सेट, कोस्ट गार्ड ने कहा, देयर हैव बीन रिपीटेड इंसिडेंट्स बिटवीन चाइनीज एंड फिलीपीन कोस्ट गार्ड्स
इन द साउथ चाइना सी। तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि चाइनीज़ और फिलीपीन कोस्ट गार्ड्स के बीच में लड़ाई होती दिख रही है। इन सितंबर लास्ट ईयर Philippine forces removed a 300-meter floating barrier installed by China near the disputed Scarborough Shoal। तो यहाँ पर 300 मीटर फ्लोटिंग बैरियर था जो चाइना ने इंस्टॉल किया था। तो फिलीपीन फोर्सेस ने पिछले सितंबर उस बैरियर को क्या कर दिया था, हटा दिया था, विच ट्रिगर्ड, जिसने भड़का दिया ए वार्निंग फ्रॉम बीजिंग। बीजिंग का मतलब चाइना की राजधानी यानी कि कैपिटल। तो यहाँ पर चाइना ने वार्निंग दे दी है अब फिलीपींस को कि इस तरीके की बात सही नहीं है। इन ट्यूसडेज इंसिडेंट, जो ट्यूसडे को इंसिडेंट हुआ है, चाइना ने ब्लेम किया कि जो फिलीपींस को ब्लेम किया, सेइंग इट्स शिप्स हैड इलीगली इंट्रूडेड इनटू द वाटर्स। तो इंट्रूड किया है मतलब बेफालतू में दखल किया है, इनटू वाटर, वाटर के साथ में एस लगा रहे हो यानी कि ओशन की बात कर रहे हैं, अराउंड द शोल। तो शोल के आसपास का जो ओशन है वहाँ पर दखल अंदाजी हो रही है फिलीपींस की शिप्स के द्वारा, ऐसा चाइना ने ब्लेम किया। द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की जो सोर्स है, इज कंटेस्टिंग क्लेम्स। तो ऐसा क्लेम्स दावा कर रहा है। चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी। चाइना दावा करता है कि सारा का सारा साउथ चाइना सी किसका है, वो चाइना का ही है। इट सीज, उसने जब्त किया स्कारबोरो शोल, स्कारबोरो शोल को भी जब्त कर लिया। एक ट्रायंगुलर रीफ है, रीफ का मतलब ऐसे जो पानी के नीचे प्लांट्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है। अ ट्रायंगुलर रीफ एनसर्कलिंग, जो कि एनसर्कल कर रहा है, जिसने घेरा हुआ है रिसोर्स रिच लेगून को। तो लेगून बेसिकली एक लेक को कहा जाता है, शैलो लेक होती है जिसके आसपास भी पानी होता है, पर वो अलग से ही एक एरिया ऐसा पानी का जो शैलो होता है, जो मतलब ज़्यादा डीप नहीं होता और वो अलग होता है ज़्यादा पानी से, उसको आप बोलते हैं लेगून। तो काफ़ी अच्छी लेगून है, एक लेक है, ठीक है। ट्रायंगुलर रीफ क्या कर रहा है, एनसर्कल कर रहा है, उसे घेर रहा है रिसोर्स रिच लेगून को फ्रॉम द फिलीपींस इन 2022। तो यहाँ पर फ्रॉम जो लगाया है वो सीज के लिए लगाया है। स्कारबोरो शोल को फिलीपींस से सीज कर लिया था चाइना ने, ले लिया था, मतलब कब्जे में ले लिया था। मनीला गोट अ फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम दी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब वो होता है कि जो दो पार्टीज़ के बीच में आकर के डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मनीला को ना फेवरेबल रूलिंग मिल गई थी, मतलब यहाँ पर जो डिसीजन हुआ था वो फिलीपींस के फेवर में गया था, ओके, इन द हेग ओवर द शोल, बट बीजिंग इग्नोर इट। पर बीजिंग ने उसे इग्नोर किया। बीजिंग ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे एरिया में आता है, ये वाली शोल जो है, स्कारबोरो शोल जो है, वो हमारे एरिया में आती है। द फिलीपींस सेंड्स रेगुलर रीसप्लाईज टू सेकेंड थॉमस शोल। तो बट फिलीपींस जो है वो सेंड करता है रेगुलर रीसप्लाईज सेकेंड थॉमस शोल को, नोन एज दिस इन चाइना, जिसको चाइना में ये बोलते हैं, विच लाइज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम द फिलीपीन आइलैंड, जो फिलीपीन आइलैंड से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, ऑफ पलवान। बट इन रिसेंट मंथ्स, पर रिसेंट मंथ्स में एक्टिविटीज़ बाय चाइनीज़ वेसल्स, चाइनीज़ वेसल्स का मतलब चाइनीज़ बोट्स, अराउंड द शोल हैव एनहेंस्ड टेंशंस। पर ये जो है एक्टिविटीज़ ने चाइना की जो वेसल्स हैं उसने वहाँ पर एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से टेंशंस बढ़ गई हैं। व्हाट इज़ एडिंग टू द टेंशंस इज़, तो टेंशंस में और ख़राब बात क्या है, इज़ द ओवरऑल डिटीरियोरेशन इन टाइज बिटवीन टू कंट्रीज़ की। जो ओवरऑल टाइज हैं मतलब कि ये तो सिर्फ और सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं हम लोग, पानी में टेंशंस चल रही हैं, ओवरऑल टाइज भी क्या है, अच्छी नहीं हो रही हैं। व्हेन चाइना टुक ओवर द स्कारबोरो शोल, जब चाइना ने एकाधिकार जमा लिया था या सीज कर लिया था स्कारबोरो शोल को, द फिलीपींस वॉज कॉशियस, फिलीपींस बहुत अलर्ट था, नॉट टू प्रोवोक इट्स जाइंट नेबर फर्दर, कि इसको आगे और प्रोवोक नहीं करना, भड़काना नहीं है। तो रोड्रिगो ड्यूटेर्ट द फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये किसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये थे फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे पहले। कॉन्स्टेंटली ट्राई टू प्ले डाउन टेंशंस, टेंशंस को उन्होंने कम करने की कोशिश भी की थी। बट प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जूनियर हु एज्यूम्ड ऑफिस, जिन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया यानी कि जिन्होंने सत्ता संभाली,
जून 2022 में टुक अ डिफरेंट अप्रोच, उन्होंने डिफरेंट अप्रोच को फॉलो किया। बेसिकली जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने तो सारी की सारी टेंशन्स को रिजॉल्व करने की भी कोशिश की। मतलब चाइना ने इस स्कारबोरो शोल को हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था इस पर। इसके बावजूद उनके जो पुराने जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने सारी की सारी टेंशन्स को रिजॉल्व करने की फिर भी कोशिश की बड़े आराम से। बट अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं ना, जो फर्दिनैंड मार्कोस जूनियर, जिन्होंने ऑफिस को एज्यूम किया था, मतलब कि जिन्होंने सत्ता संभाली थी 2022 में जून में, तो उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच को हासिल किया। ही स्ट्रेंथेंड द फिलीपींस स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद द यूएस। इन्होंने मजबूती बनाई फिलीपींस की स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन को यूएस के साथ में जोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस जो है वो चाइना का क्या है, कट्टर है, विरोधी है। तो यहाँ पर रिश्ता बनाने की कोशिश की फिलीपींस के राष्ट्रपति ने, किसके साथ में, यूएस के साथ में, एंगरिंग बीजिंग, जिससे बीजिंग जो है वो गुस्से में आ गया। द यूएस नाउ हैज़ एक्सेस का मतलब होता है एडमिटेंस, पहुँच, टू 9 फिलीपीन मिलिट्री बेसिस। तो यहाँ पर यूएस के पास में एक्सेस है, यानी कि एडमिटेंस है 9 फिलीपीन मिलिट्री बेसिस, यानी कि 9 मिलिट्री जहाँ पर हैं वहाँ पर यूएस के पास में उनकी पहुँच है। एंड लास्ट ईयर मनीला होस्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूएस। और मनीला ने तो लास्ट ईयर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट भी किया था यूएस के साथ में, मतलब यूएस के साथ में कोलैबोरेट भी किया था, सहयोग भी किया था, और बोल सकते हो उनके साथ में काम भी किया था। इन द लॉन्ग टर्म मिस्टर मार्कोस जूनियर wants to bolster the Philippines डिफेंस कैपेबिलिटीज़। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो उनके जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर मार्कोस जूनियर, वो चाहते हैं बोल्स्टर का मतलब स्ट्रेंथन अप करना फिलीपींस की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, और वो चाहते हैं स्ट्रेंथन करना अपनी स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग को इन द रीजन। वाइल इन द शॉर्ट टर्म ही सीम्स रेडी टू स्टैंड अप टू चाइनाज कोअर्सिव का मतलब फोर्सफुल, वो बिल्कुल तैयार है चाइना की कोअर्सिव मूव्स को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ अपनी कंट्री को सॉवरेनिटी क्लेम से। समझ में आ गया? मतलब वो चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है वो एक सॉवरेन नेशन है, मतलब कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो इन शॉर्ट टर्म के अंदर वो बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है, चाइना के फोर्सफुल मूव्स के का सामना करने के लिए, ताकि वो अपनी कंट्री को सॉवरेनिटी क्लेम्स से बचा सके। ओके, ऑन दी अदर साइड, दूसरी तरफ चाइना जो है वो देखती है ग्रोइंग यूएस फिलीपींस टाइज को एज अ की चैलेंज एंड हैज़ एक्यूज वाशिंगटन किसकी राजधानी है, ये यूएसए की राजधानी है, और तो यूएसए को वहाँ पर एक्यूज़ किया, आरोप लगाया है चाइना ने, ऑफ यूजिंग मनीला एज अ पॉन, कि मनीला जो है वो एक प्यादे की तरह काम कर रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी डिसीजंस ले रहा है वो तो यूएसए ही ले रहा है चाइना के अगेंस्ट। बट चाइना शुड रियलाइज दैट, चाइना को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए, पता होना चाहिए दैट इट्स स्वीपिंग यूनिलेटरल क्लेम्स, जो वो क्लेम करता है, दावे करता है, यूनिलेटरल का मतलब अकेला, सिर्फ और सिर्फ ये मैं ही, मतलब कि ये मेरा ही एक एरिया है, ओवर द साउथ चाइना सी, सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना का ही है। एंड कोर्सिव स्टेप्स जो लेता है टूवर्ड्स इट्स नेबर्स, अपने नेबर्स के प्रति, दे आर नॉट विनिंग इट एनी फ्रेंड्स, मतलब वो दूसरे फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है इन द रीजन, जो आसपास के एरिया में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी चाइना की खिलाफत ही करेंगे अगर वो कोर्सिव स्टेप्स लेता रहा, अगर वो फोर्सफुल स्टेप्स लेता रहा। इंस्टेड, इसके बजाय बीजिंग को ऑप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए बिनाइन एंगेजमेंट, एक हार्मलेस एंगेजमेंट और डायलॉग को टू एड्रेस, ताकि वो एड्रेस कर सके, संबोधित कर सके द डिस्प्यूट्स, मतभेदों को, इन वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर्स इन द वर्ल्ड। जो चाइना साउथ चाइना सी है उसको बिजिएस्ट वाटर्स कहा जा रहा है, वाटर के साथ में एस तब लगता है जब आप ओशन के पानी की बात करते हैं, ओके, ताकि वो जो ये डिस्प्यूट्स हैं उसको एड्रेस कर सके, बता सके एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते ऐसा हो। अब आपके सामने क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। पहला है व्हाट स्पेसिफिक इंसिडेंट एस्केलेटेड टेंशंस बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस इन द साउथ चाइना सी। कौन कौन सी इंसिडेंट्स हैं जिसने
एस्केलेट कर दी, यानी कि बढ़ा दी टेंशंस को चाइना और फिलीपींस के बीच में. द स्पेसिफिक इंसिडेंट दैट एस्केलेटेड टेंशंस बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस इन साउथ चाइना वॉज द ब्लॉकिंग ऑफ अ फिलीपींस रीसप्लाई मिशन नियर सेकेंड थॉमस शोल बाय फिलीपीन शिप. फिलीपीन शिप थोड़ी ना रोकेगा, चाइना की शिप्स रोकेंगी ना, तो ये तो गलत हो जाएगा. तो ये है इन दी सेकंड पढ़ रहे हैं, वॉज द ब्लॉकिंग ऑफ अ चाइना रीसप्लाई मिशन. तो चाइना का रीसप्लाई मिशन नहीं था, वो था फिलीपींस का रीसप्लाई मिशन. ठीक है, फिलीपीन रीसप्लाई मिशन नियर सेकंड बाय चाइनीज शिप्स, राइट. और डी ऑप्शन है वॉज अलाउइंग, अलाउड तो किया ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा. तो आपका आंसर रहेगा सी. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार व्हाट स्ट्रेटेजी डज द ऑथर सजेस्ट. कौन सी स्ट्रेटेजी ऑथर सजेस्ट करता है चाइना को अडॉप्ट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है साउथ चाइना सी के अंदर. लास्ट लाइन में जो बोला था, मतलब डायलॉग को अपनाना चाहिए, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर सजेस्ट दैट चाइना शुड ऑप्ट फॉर बिनाइन एंगेजमेंट, बिल्कुल सही है, एंड डायलॉग टू एड्रेस द डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी इंस्टेड ऑफ इट्स करंट अप्रोच ऑफ स्वीपिंग यूनिलेटरल क्लेम्स एंड कोर्सिव एक्शंस टुवर्ड्स इट्स नेबर्स. बिल्कुल ठीक है गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट. According to the passage, the author suggests that the China should act friendly with the neighbors नहीं, to settle disputes. तो नेबर्स के साथ में फ्रेंडली नहीं होना चाहिए एक्चुअली. बेसिकली यहाँ पर बात जो हो रही है वो ये जो है बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑथर सजेस्ट दैट चाइना शुड एंगेज विद वाशिंगटन के साथ में उसको संबंध बनाने चाहिए. नो, तो आपका डी ऑप्शन है. ऑथर से फिलीपींस को यहाँ पर बिनाइन एंगेजमेंट दिखानी चाहिए, नहीं, चाइना को थोड़ा सा शांति रूप दिखाना चाहिए ताकि वो आराम से बात कर सके फिलीपींस के साथ. तो डी भी गलत हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा ए. हाउ मेनी फिलीपीन मिलिट्री बेसिस डज द यूनाइटेड स्टेट्स करंटली हैव एक्सेस टू. तो कितने फिलीपीन बेसिस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में हैं करंटली, कितने बेसिस का एक्सेस है. 9 बेसिस का एक्सेस है, मुझे याद है. तो 7, तो ए तो गलत हो जाएगा, ए में 7 बेसिस लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो बी भी गलत हो जाएगा. 19 भी गलत हो जाएगा और 9 सही हो जाएगा और 10 भी गलत हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी. बड़ा सिंपल था गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सी बात गलत है. वन ऑफ द फिलीपींस बोट सफर्ड माइनर स्ट्रक्चरल डैमेज ड्यू टू द इंसिडेंट. एक इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण फिलीपींस बोट में से एक बोट को स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था. यस, ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है. मनीला होस्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूएस. यस, ये अभी की रिसेंट बात है. और व्हेन चाइना टुक ओवर द स्कारबोरो शोल द फिलीपींस वाज कॉशियस नॉट टू प्रोवोक इट्स जायंट. यस, बिल्कुल. तो यहाँ पर फिलीपींस उस समय बहुत ज़्यादा शांत हो गया था. ठीक है, उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को बड़े पीसफुल ढंग से शांत करने की कोशिश की थी. तो सी बिल्कुल ठीक है कि अपने नेबर को, जाइंट बड़े नेबर को फर्दर आपको प्रोवोक करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में संभालेंगे. सेकेंड थॉमस शोल नोन एज दिस इन चाइना विच लाइज अबाउट 210 किलोमीटर्स फ्रॉम द फिलीपींस. नो, ये 210 किलोमीटर दूर नहीं है, 200 किलोमीटर दूर है. तो ये डी गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा हुआ है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा. Next is Rodrigo Duterte. The former president constantly tried to play down the tensions, right? But President Ferdinand Marcos Jr., who assumed office in 2022, took a different strategy. Yes, ये सही है. तो आपसे पूछा गया था incorrect statement क्या है, तो D is the correct answer to this question. Got it, guys? अब आपको एरर बताना है. Manila got a favorable ruling from the permanent court ऑफ आर्बिट्रेशन. तो यहाँ पर मनीला को गॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मिली थी फेवरेबल रूलिंग, ठीक है, इस कोर्ट से इन द हेग ओवर द शोल, बट बीजिंग इग्नोर इट. नो, बीजिंग ने इसे इग्नोर किया था, इग्नोर्ड इट, ये भी पास में जाएगा. तो आंसर जो रहेगा वो डी में रहेगा. एरर. नेक्स्ट इज रेन फोर्स का सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड. रेन फोर्स का मतलब मजबूत करना होता है, वीकन का मतलब कमज़ोर, बट्रेस का मतलब मजबूत करना, सपोर्ट करना, डिमिनिश का मतलब कम, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, टॉपल का मतलब भी गिर जाना. तो सही जवाब जो रहेगा बी, दैट इज़ बट्रेस. ये वर्ड मैंने आपको आज लिखवाया भी था.
अब आपको बताना है प्ले डाउन का मतलब क्या है। टू मेक समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन, नो, इम्पोर्टेंट नहीं, कम इम्पोर्टेंट दिखाना, कुछ इंटेंशनली अवॉइड करना, नो। टू रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट इज, यस। समथिंग टू पुट मोर, नो। आपका आंसर आएगा सी। आपको बताना है कोर्सिव का अपोजिट क्या है। कोर्सिव का मतलब फोर्सफुल, इसका अपोजिट हो जाएगा वीक। इंसिस्टेंट, फोर्स कर रहा है, इंसिस्टेंट, ठीक है, इंसिस्ट कर रहे हो। वायलेंट, फोर्स्ड, परसुएड करना। और बिनाइन इज हार्मलेस, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हार्मलेस, जो हार्मलेस नहीं है, जो हार्म नहीं पहुंचाता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कोर्सिव धक्का करना होता है और बिनाइन का मतलब होता है बिल्कुल नरमाई बरतना, तो आपका आंसर रहेगा ई। तो देखा गाइस आपने, हमने यहाँ पर अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस किया, उससे पहले हमने एक एक सेंटेंस का मीनिंग जाना, उससे पहले हमने सारी वोकैबुलरी को जाना। उम्मीद करूँगा ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से और फ़ायदा मिल रहा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड डिस्कस विद JM सर, दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप।